सोबान काशान ने एक दूसरे की मदद से बहरोज़ को कार में बिठाया तो सोबान बहरोज़ के बराबर में बैठा। ड्राइवर ने फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी, जबकि दूसरी कार में काशान यसरा और रनम को लिए कार को फॉलो करते हुए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर बहरोज़ को फौरी ट्रीटमेंट दिया गया, मगर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने इन्हें ये बुरी खबर सुनाई कि बहरोज़ के लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका है। इस खबर के सुनते ही यसरा और रनम ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। सोबान रोया तो नहीं, मगर वो बिल्कुल चुप हो गया। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि सीरत को अपने घर ले जाना इतना बड़ा धचके का सबब बनेगा, वो भी अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा हुआ था। काशान ही था जो युसरा को तसल्ली दे रहा था और चुप करा रहा था और डॉक्टर के पास चक्कर भी लगा रहा था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है काशी। बहरोज़ को आधे घंटे बाद प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो इसका आधा धड़ मफलूज हो चुका था। इसको इस हालत में देखकर यसरा और रनम ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। सुबहान अपने आंसू साफ करता हुआ रूम से बाहर निकला तो काशान इसके पीछे गया। वो वेटिंग रूम में आकर चेयर पर बैठकर काशान से कहने लगा, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो सोबी, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। तुम्हें इस वक्त अपने आप को इल्ज़ाम देने के बजाय वहाँ जाकर आंटी और रनम को संभालना होगा। अपनी फैमिली मानते हो ना इन्हें, तो जाओ इनका हौसला बढ़ाओ जाकर। तुम ही हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो इन लोगों को कौन देखेगा। काशान की हिम्मत बांधने पर वो उठकर रूम में आया तो युसरा रनम को गले लगाया और बहरोज़ को भी यकीन दिलाया कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। युसरा को यकीन दिलाया, थोड़ा मुश्किल वक्त है मगर सब ठीक हो जाएगा, अब इसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बेटा और रनम का भाई मौजूद है। सोबान ने खुद को भी समझाया कि इसे अपने आप को मजबूत रखना है अपनी फैमिली के लिए। इसके मोबाइल पर बार बार सीरत की कॉल आ रही थी, मगर वो अभी इससे बात नहीं करना चाहता था। सीरत ने युसरा और बहरोज़ के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बेशक वो अपने माँ बाप का नहीं मगर इसकी मम्मा पापा का सोचकर ख्याल कर लेती। सुबहान ने सोचते हुए सर झटका और काशान को मुखातिब किया, तुम ऐसा करो, मम्मा और अनम को घर ले जाओ, मैं आज यहीं बाबा के पास रुकूंगा, तुम घर जाकर मम्मा और अनम का ख्याल रखना। सुबह ने घड़ी में टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। युसरा जितनी देर यहाँ रहती रो रो कर अपना हाल ख्याल करती रहती। मेरे ख्याल में तुम्हें भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम रनम और आंटी को लेकर घर जाओ, अस्पताल में मैं रुक जाता हूँ। काशान ने इसकी हालत को देखकर मशवरा दिया। इसे 5 माह का अरसा हो गया था इनके घर में रहते हुए। वो भी युसरा और बहरोज़ की दिल से इज्जत करता था, क्योंकि वो दोनों ही इसके साथ शुरू दिन से अच्छे थे। और रही रनम की बात, तो वो तो अब इसके दिल में बसती थी। आज इसे कितनी बार मेरे सामने रोता हुआ देखकर वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी इसके आंसू साफ नहीं कर सकता था। काशी मैं बाबा के बिना घर नहीं जाऊंगा, इनको लेकर ही घर जाऊंगा। अब तो मम्मा और रनम का ख्याल रखना, मम्मा को सोने से पहले एंटी डिप्रेशन की टैबलेट दे देना। सुबहान के लहजे से काशान को लगा वो अब इसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए युसरा और रनम को लेकर अपने साथ घर चला गया। इसने रास्ते खाना पैक करवाया, दोनों को अपने सामने खाना खिलाकर युसरा को मेडिसिन देकर रनम को युसरा के पास सोने का कहकर वो खुद अपने रूम में आ गया। सॉरी मैम, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। डॉक्टर ने जब यह खबर सीरत को सुनाई तो वो बेयकीनी से डॉक्टर को देखती रही और फिर वहीं कुर्सी पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज सुबह ही वो सोबान का इंतज़ार करके खुद ही नासिर को अस्पताल डायलिसिस के लिए ले आई थी। ये नासिर का तीसरा डायलिसिस था जो इसकी ज़िंदगी का आखिरी डायलिसिस साबित हुआ। ये सीरत के वहम गुमान में भी ना था। डायलिसिस के थोड़ी देर बाद नासिर गनूदगी में चला गया। डॉक्टर ने चेक किया और सीरत को आगाह किया कि नासिर कोमा में जा चुका है। इसने परेशान होकर 2 से 3 मरतबा सोबहान को कॉल मिलाई, मैसेज सेंड किया, आई नीड यू, मगर दूसरी तरफ शायद लंबी नाराज़गी का प्लान था, इसलिए कोई रिस्पांस नहीं आया। थोड़ी देर पहले ही कोमा में नासिर का दिल बंद हुआ और वो दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके चला गया। सीरत को बस इतना होश था कि इसके मोबाइल पर रिजवान केयर टेकर की कॉल आई थी, शायद वो घर पहुंच चुका था। तब सीरत ने रोते हुए इसे नासिर के इंतकाल का बताया। रिजवान शरीफ लड़का था और जानता था कि सीरत अपने बाप के साथ अकेली रहती है, इसलिए अस्पताल पहुंच गया। डेड बॉडी को अस्पताल से गुस्ल के लिए ले जाना और फिर तदफीन, सब मराहिल इसी ने तय किए। सीरत अपने फ्लैट में आने के बाद बस आंसू बहाती रही। इससे होश ही कहाँ था। दिल बस इस बात पर दुखी था कि आज वो दुनिया में अकेली रह गई है। कितनी अजीब बात थी, कल इसे दुनिया में लाने वाले माँ बाप का इल्म हुआ था और आज इसे पालने वाला बाप इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। तब इससे बैग में अपने चंद जोड़े डाले, फ्लैट की चाबी पड़ोस को देकर वो अपने पुराने ठिकाने पर चली आई। मालिक मकान ने नासिर की मौत खबर सुनकर तरस खाकर इसे दोबारा रहने की इजाज़त दे दी। दूसरा, तुमने एक कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा बहरोज़ के बारे में कि अस्पताल में दाखिल है? वो तो सुबहान ने आशिक को कल रात मैसेज किया था, तब मालूम हुआ हमें कि क्या क़यामत गुजर गई है तुम्हारे ऊपर। फ़रा आज सुबह 10 बजे आशिर की हमरा कराची पहुंची थी। बाजी, मुझे तो खुद अपना होश नहीं था, मालूम ही नहीं कल कैसे इतना बड़ा
तूफ़ान आ गया। युसरा ने दोबारा से फ़राह को कल वाली रवादात सुनाई। अब कहाँ पर है रनम? फ़राह ने हैरत युसरा से पूछा। दोबारा चली गई हमसे दूर, अब मालूम नहीं लौट कर आएगी कि नहीं। युसरा को आज दोहरे दुख ने घेरा था तो वो रोने लगी। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फ़राह ने इसे गले लगा कर तसल्ली दी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो आशिर के साथ अस्पताल से युसरा के पास घर आई थी। शाम तक डॉक्टर बहरोज़ की छुट्टी कर देते, इसलिए सुबहान ने काशान को मना कर दिया कि युसरा और रनम को यहाँ पर मत लेकर आए। शाम तक इसे बहरोज़ को लेकर घर आ जाना था। अब घर पर ही इसकी अच्छी केयर और फिजियोथेरेपी काम आएगी, जिससे वो जल्द रिकवर कर लेगा। काशान युसरा और रनम को लेकर तो नहीं आया, मगर थोड़ी देर बाद ऑफिस का चक्कर लगाकर खुद सुबान के पास आ गया। 2 घंटे बाद ही सुबान ने इसे घर जाने का कह दिया, क्योंकि वो अपनी कनपटी हर थोड़ी देर बाद दबा रहा था, जिससे सुबान को महसूस हुआ इसके सर में दर्द है। वो भी थका हुआ है, इसलिए सुबान के 2 से 3 बार बोलने पर काशान घर चला गया और सुबान थोड़ी देर बाद बहरोज़ को घर ले ही आना था। काशान ने गेट से घर के अंदर दाखिल हो कार की तो सामने का मंजर देखकर इसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो चुका था। सुबान से बातों में इससे इलम हो चुका था कि आशिर और फ़राह आए हुए हैं और अस्पताल में भी बहरोज़ से मिलकर गए थे। काशान का माथा ठनका। जब भी आशिर पहले दिन से इसे एक आंख नहीं बाया था, इसकी आंखों में रनम के लिए ख़ास चमक थी। काशान की आंखों से छुपी नहीं रह सकी थी, जब भी वो इसे बुरी तरह चुभा था। एक तो वो वैसे ही दोपहर से इसके सर में हल्का हल्का दर्द था, दूसरा लान में आशिर और रनम को एक साथ खड़े देखकर इसे गुस्सा आने लगा। लगातार कार से उतरकर इन दोनों के पास पहुंचा। यकीन करो, जिस तरह तुमने अंकल की कंडीशन बता रही थी, इसके मुकाबले में वो आज काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुमान अंकल को लेकर आ जाएगा तो तुम खुद देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। रनम, जो बहरोज़ की वजह से परेशान थी, आसिर से तसल्ली देते हुए बोला। बेसाख्ता इसकी नज़र सफ़ेद बाजुओं पर गई। आशिर के दिल में ख्याल आया, पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी देखकर रनम मेरे लिए हाँ करेगी या नहीं, क्योंकि घर में गज़नफ़र इनका बाप आशिर का बाप फ़राह से जिक्र कर चुका था कि वो अपनी बहन से रनम के रिश्ते की बात करके आए। फ़राह और आशिर भी ऐसा चाहते थे कि रनम इनके घर आए, मगर ये बात इसके लिए कुछ मुनासिब नहीं थी। इसलिए आशिर ने फ़राह को ऐसा कोई भी जिक्र करने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि आशिर ने पहली दफ़ा रनम की इस तरह ड्रेसिंग में देखा था या इसको हमेशा ऐसे ही देखता आया हो। आज बस एक ख्याल के तहत इसकी नज़र रनम के बाजू पर पड़ी, जो कि इसने फ़ौरन हटा भी ली, मगर इन दोनों के पास आते काशान से इसकी नज़र छुप नहीं सकी। तुम्हें मैंने कहा था ना, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, रेस्ट करो। फिर क्यों बाहर निकली तुम अपने रूम से? जाओ फ़ौरन रूम में। काशान ने करीब आते ही आशिर को नज़रअंदाज करके थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए रनम को मुखातिब किया, जिस पर वो दोनों ही हैरतज़दा रह गए। रिलैक्स, वो अंकल की वजह से परेशान है, टेम्परेचर इसका थोड़ी देर पहले ही उतर चुका है। आशिर को यूँ काशान का ऑर्डर देना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो काशान का लिहाज करके इसे तहम्मुल से बताने लगा। तुम्हें मैंने फ़ोन पर अंकल की कंडीशन बताई थी ना कि वो ठीक है, अगर ठीक ना होते तो डॉक्टर इनको छुट्टी क्यों करते? अब तुम बच्ची नहीं हो जो हर कोई तुम्हें थोड़ी देर बाद बहलाता रहे। अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। अब भी आशिर को खातिर में ना लाते हुए रनम के साथ सख्त लहजा अख्तियार करते हुए बोला। रनम को काशान की बात अफसोस हो रहा था। कल से काशान इसकी और मम्मा की कितनी कहर कर रहा था। सुबह जब इसे हल्का हल्का बुखार से महसूस हुआ तो काशान इसे अपने सामने नाश्ता करने के बाद मेडिसिन दी, और जब ऑफिस गया तो ऑफिस से भी फ़ोन करके इसरा और इसके बारे में पूछा। इससे नरमी से बात करता रहा और इसे यकीन दिलाता रहा कि तुम्हारे बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे, मगर अब सामने आकर जिस तरह आशिर के सामने से डांट रहा था, रनम को इसे देखकर गुस्सा आने लगा। रनम, अब बच्ची नहीं है काशान जो तुम इसे यूँ डांट डपट रहे हो। आशिर का काशान को यूँ डांटना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोल उठा। इसके बोलने पर काशान ने अब रुख आशिर की तरफ किया। ये वाकई अब बच्ची नहीं है जो हर कोई इसे प्यार से बहलाता रहे। काशान ने आशिर को देखकर जताने वाले अंदाज में वावर कराया। काशान की बात सुनकर वो दोनों ही हैरत से काशान को देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा काशान? अपने अल्फाज पर गौर करो और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखो। आशिर ने संजीदगी से सवाल किया, जबकि रनम तो अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई थी और इस नई सूरत हाल पर और घबरा गई थी। मुझे अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, और मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। काशान के बोलने पर आशिर एक लम्हे के लिए चुप हो गया, मगर इससे पहले वो कुछ बोलता काशान दोबारा रनम की तरफ मुड़ा। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रूम में जाओ अपने। अब की बार काशान चीख कर बोला। रनम इसके चीखने पर 1 मिनट लगाए बगैर भागती हुई अपने रूम में चली गई। इसके पीछे काशान आशिर को घूरता हुआ घर के अंदर चला गया, जबकि आशिर लब भींचते हुए इसे देखकर सोचने लगा कि वो अम्मी को कहकर रिश्ते की बात डाल कर ही अब वापस जाएगा।